तो अगर आप सब्ज़ी खोर हैं तो क्या करें आपको लैक्टोज एलर्जी है तो आप किस तरीके से विटामिन डी लेवल अपना बेहतर कर सकते हैं। और आप सूरज की छांव के अंदर नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर, तो आप किस तरीके से विटामिन डी अपना बढ़ा सकते हैं। जी जनाब, वेलकम। सेहत टॉक्स यूट्यूब चैनल में डॉक्टर सुलेमान की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। यहाँ हम तिब्बी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एक आम अंदाज में, जिससे कि सब लोग अब आसानी समझ सकें। और लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपके ख़यालात और मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा करूँ और आपके साथ आपकी सेहत को मेंटेन करने में काम आ सकूँ। मैं सेंट्रल क्लिनिक्स ऑनलाइन नामी एक कंपनी से भी मुंसलिक हूँ, जिसके तहत आप बआसानी मेरे साथ ऑनलाइन रब्ता करके कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे टॉपिक्स आपके लिए चूज़ करें जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में कारआमद साबित हों। तो अगर आपकी सजेशंस मुझे मिलेंगी और आपकी लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस मुझे मिलेंगी तो मुझे मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं बेहतर कंटेंट आपके लिए बना सकूँगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अब हम अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। विटामिन डी के ऊपर हम आज की गुफ्तगू करना चाहते हैं। विटामिन डी एक बड़ा अहम मौजू है और आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कमी इसकी देखी जाती है। आमतौर पे जनरली ये समझा जाता है। तो विटामिन डी की अहमियत के बारे में हम सबको मालूम होना चाहिए। कुछ बेसिक बातें क्या हैं जो मैं चाहता हूँ कि एक आम पैराए में आपको समझा सकूँ, जो आप अपने लिए फ़ायदेमंद आपको हो सके और हम ये आपको बता सकें कि विटामिन डी की सतह को खून में अच्छा रखने के लिए आप क्या ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप सब्ज़ी खोर हैं तो क्या करें आप, या फिर अगर आप लैक्टोज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपको लैक्टोज एलर्जी है तो आप किस तरीके से विटामिन डी लेवल अपना बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई जल्द की बीमारी है और आप सूरज की छांव के अंदर नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर, तो आप किस तरीके से विटामिन डी अपना बढ़ा सकते हैं। विटामिन डी की अहमियत सबसे पहले इस बात से ज़ाहिर हुई थी कि इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामी बीमारी जो है वो डिटेक्ट हुई और उसमें विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई। और विंडाउस नामी साइंटिस्ट को 1938 में इस विटामिन डी की दरियाफ्त पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। विटामिन डी एक ग़िज़ाई अज्जा में शामिल होता है, ग़िज़ाइयत है जो हम खाते हैं, और एक हार्मोन है जो जिस्म में निकलता है, जो हम बनाते हैं जिस्म में, और ये चर्बी से बनता है। हार्मोन किसी भी ऐसे केमिकल को कहते हैं जो ब्लड में बॉडी में एक जगह पे तैयार हो, खून के थ्रू वो कहीं और जाए और जाके किसी और जगह पे अपना काम करे। जैसे थायराइड गुदूद है, ये भी एक हार्मोन है। इसी तरीके से विटामिन डी भी केमिकली एक हार्मोन के ज़ुमरे में आता है जो कि चर्बी से बना हुआ है। इसको कैल्शियम और फास्फोरस को जज्ब करने और खून में बरकरार रखने में मदद देने के लिए बड़ा अहम जाना जाता है। और ये दोनों जो अज्जा हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डी की ग्रोथ जो है उसके लिए बहुत अहम है। इसके अलावा लैब स्टडी से भी मालूम होता है कि विटामिन डी जो है वो कैंसर के जो खलियात हैं उनकी नशोनुमा को वीक करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद देता है, जो खून में सोजिश और इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको कम करने में भी मदद देता है। जिस्म के बहुत सारे अज़ा और टिश्यूज़ के अंदर विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर्स जो हैं उनके थ्रू हम ये विटामिन डी जाके जिस्म में लगता है और अपने मुख्तलिफ़ एक्शंस परफॉर्म करता है और इसके बायस विटामिन डी का असर खून में हम देखते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि विटामिन डी बेसिकली किस शक्ल में ये मौजूद होता है। D3 आमतौर पे इसकी शक्ल है जो कि खून में देखी जाती है। इसको हम आमतौर पे कैल्सिट्रॉल के नाम से भी जानते हैं
और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि विटामिन D2 और D3 की दोनों शक्लें जो हैं वो तिजारती तौर पे फार्मेसीज़ में दस्तयाब हैं यूज़ करने के लिए, और तकरीबन दोनों ही विटामिन D की सतह को जो मेंटेन कर सकती हैं ब्लड में, उसके लिए ये अहम होती हैं। तो आम तौर पे विटामिन D सप्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी लोग वो ले रहे होते हैं। ऑल राइट, मुदाफ़ती फ़ंक्शन जो हमारे जिस्म का है उसमें विटामिन D का क्या रोल है, ये भी देखना बड़ा अहम है। जो वबाई अमराज़ हैं उनकी जो हमारे पास डेटा है, आदाद शुमार है, रिसर्चेस होती हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो विटामिन D की कमी को जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है उससे, और उसके बाद इन्फेक्शन के बढ़ते हुए ख़तरात जिस्म के ऊपर मंडलाते हैं, और इम्यून जो डिजीज़ हैं उनसे इसका ताल्लुक़ जुड़ जाता है, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि आपके जिस्म ने आप ही के किसी टिश्यू के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना ली, और उसने वहाँ जाके वो एंटीबॉडी ने उसको फ़ौरन ओरिजिन का समझा उस टिश्यू को, और वहाँ पे अटैक कर दिया। इस तरीके से जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ मुदाफ़अत पैदा कर लेती हैं। और लिटरेचर में हम ये देखते हैं कि विटामिन D का जो रोल है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी तपे दिख जिसम कहते हैं, TB, उसकी रोकथाम में बड़ा अहम है। और जो सांस की नाली के इन्फेक्शन है उनके अंदर विटामिन D की जो मुदाफ़अत है वो बहुत काम आती है, और बीमारी से काफ़ी हद तक बचाव मिलता है विटामिन D के बाइस। अब एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म रिसर्च का मैं आपसे जिक्र करता हूँ जो 2017 में हुई। इसमें 10,000 से ज़ायद मरीज़ों को देखा गया, और ये मरीज़ ऐसे थे कि जो विटामिन D2 या D3 सप्लीमेंट ले रहे थे और उनके अंदर विटामिन D की कमी भी मौजूद थी। वो हफ्तावार या डेली सप्लीमेंट्स वो लिया करते थे, और ये देखा गया उस रिसर्च में कि बहुत सारे लोगों में जो मुदाफ़अत थी खून जो सांस की नाली के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ वो उनके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, वो इम्प्रूव हुई विटामिन D के लेवल की वजह से, और उनकी प्रोटेक्शन में इजाफ़ा हुआ। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो कि ज़हन में रखना चाहिए। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म एक बड़ा अहम फैक्टर है। कैल्शियम हमारे जिस्म में जो हमारे जो पट्टे हैं तमाम जिस्म के, हार्ट के मसल हैं, खून की नालियों में मसल्स हैं, हमारे जो बाकी जो जिस्म के मसल्स हैं, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए, पट्टों में खिंचाव और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। दिल की धड़कन का चलना कैल्शियम के थ्रू होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के ऊपर विटामिन D का बड़ा अहम रोल है, और अगर इसकी कमी हो जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नशोनुमा है बच्चों की, उनके अंदर कमी हो जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर कमी हो जाती है, दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं उनके अंदर कमी हो जाती है। इस सूरत में विटामिन D जो है वो उसका बड़ा अहम रोल है कि वो ये आंतों से कैल्शियम को जज़्ब करने में बहुत मददगार होता है, जिसकी बायस जो लेवल है कैल्शियम का वो खून में बढ़ जाता है, और वो नॉर्मल मेंटेन होता है विटामिन D की वजह से, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन D का नॉर्मल लेवल क्या है? एंडोक्राइन सोसाइटी ने इसके बारे में ये बताया है कि विटामिन D की आम सतह दो किस्म की होती है। एक को कहते हैं डेफिशिएंसी, और एक को कहते हैं इंसफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, और इंसफिशिएंसी का मतलब नाकाफ़ी। अगर 20 या उससे ऊपर हो तो वो डेफिशिएंसी कहलाती है, और अगर 20 से नीचे चले जाए तो वो इंसफिशिएंसी कहलाती है। और ये आपको बताऊं कि लैब में जब हम टेस्ट करते हैं तो बाज़ लोगों के लेवल इतने कम आते हैं कि चूँकि मशीन 4 नैनोग्राम से नीचे देख ही नहीं सकती, तो वो लेस दैन 4 भी रिपोर्ट किया जाता है, जिसका मतलब है कि इंतहाई कम लेवल है जिसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। जो डेली डोज है विटामिन D की जो हमें लेना चाहिए, उसके बारे में एक आपके नॉर्मल जो BMI है उसके हिसाब से अगर देख के बताया जाता है कि अगर आपकी उम्र, बच्चे की उम्र 1 साल के अंदर है तो वो तकरीबन 400 से 1000 यूनिट्स पर डे उसकी रिक्वायरमेंट है, और अगर ये बढ़ के ये 18 साल की उम्र तक चली जाती है तो उसमें 600 से 1000 यूनिट पर डे
मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर हम 18 से ऊपर 70 साल की उम्र से भी आगे चले जाते हैं तो ये तकरीबन 800 से 2000 यूनिट्स एवरी डे की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हो तो उसके लिए ये भी रिक्वायरमेंट वही 800 से 2000 यूनिट तक रहती है। इसमें अहम बात जो समझने वाली वो ये है कि आपके फिजिशियंस आपको नॉर्मल लेवल मेंटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए, उस नॉर्मल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा डोज भी एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि ये डोज मैंने बताई है ये नॉर्मल लेवल मेंटेन करने के लिए है। अगर आपका लेवल पहले ही बहुत कम है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और आपको आपके फिजिशियंस जो हैं वो हाई डोज भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये टोटली क्लिनिकली डॉक्टर के ऊपर है। 3 सोर्सेज विटामिन डी की बड़ी अहम हैं और इन 3 सोर्सेज के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है सनलाइट, दूसरी है ग़िज़ा, तीसरी है फूड सप्लीमेंट्स। तो अब हम ये देखेंगे कि हम जो कॉमन ग़िज़ाएँ हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी है वो क्या हैं और हम किस तरीके से फूड सप्लीमेंट्स को चेक कर सकते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन क्या चीज़ होती है। अब सवाल ये है कि कितनी सनलाइट मुझे चाहिए। अब मैं एक विटामिन डी डेफिशिएंसी मेरे अंदर है और मुझे अब सनलाइट की ज़रूरत है, तो मैं कितनी सनलाइट लूँ, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके लिए ज़रूरी है ये बात जानना कि हर एक के लिए ये ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। हर रोज़ दिन के वक्त सूरज की रोशनी तकरीबन 10 से 20 मिनट तक जो मिड डे सूरज होता है उसकी रोशनी अगर हम लेते हैं तो कारामद है। और हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं जैसे कि बाजू है, सर है, फेस है, टांगें हैं, गर्दन है, ये सब जगह जो है ये यहाँ पे विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन जो है वो सूरज की शॉ की एब्जॉर्प्शन होती है और विटामिन डी का असर हमें मिल सकता है। तो कोशिश ये करें कि सनस्क्रीन ना लगाएं, अगर सनस्क्रीन से गुरेज करें तो बेहतर है। और जल्द के रंग पे भी मुनसर है, अगर डार्क स्किन है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा उनको रेजिस्टेंट होगा तो उनको ज़्यादा देर जो है वो शॉ की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर ये साल के वक्त पे भी बहुत मुनसर होता है कि अगर आप सर्दी के मौसम में हैं तो इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है क्योंकि शॉ के अंदर जो तपिश है वो कम होगी, और अगर आप गर्मी में हैं तो आपको कम ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो जिन लोगों को जल्द की कोई बीमारी है, डर्मेटाइटिस है या फिर जल्द का कैंसर है वो या बर्न है, जल गई थी स्किन, तो उन लोगों के लिए जो है वो कम ड्यूरेशन होगी। तो ये आप अपने डॉक्टर से बेहतर मालूम कर सकते हैं। ये एक जनरल रूल मैंने आपको बताया है, लेकिन ये हर मरीज़ के लिए अलग है और आपके डॉक्टर ही आपको बेहतर बता सकते हैं कि आप कितनी डोज़ में विटामिन डी लेने के लिए कितनी देर तक आपको सनलाइट लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ अहम फूड सोर्सेज की, ग़िज़ाई जो अज्जा हैं उनकी बात करते हैं जो विटामिन डी जिनसे लबरेज होता है। सैल्मन सबसे मशहूर चीज़ है। सैल्मन जो है एक मशहूर चर्बी वाली मछली है और विटामिन डी का एक बड़ा ख़जाना है ये। अमेरिका में जो महकमा ज़राअत और फूड कम्युन का जो कंपोजिशन डेटा है USDA, उसके मुताबिक 3.5 आउंस यानी कि 100 ग्राम अगर मछली होती है जो कि काश्त शुदा है। मछली ज़ाहिर है 2 तरह से प्रोड्यूस होती है, एक वो फार्म में काश्त की जाती है, एक वो समुद्री पानी से लेते हैं। तो इस अगर फार्म शुदा है तो इसमें 526 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी 100 ग्राम के अंदर आपको मिलती है, जो कि आपकी एक डेली रिक्वायरमेंट जो हमने बताई है उसका तकरीबन 60-65% हिस्सा ये कवर हो जाता है। और ये भी डिपेंड करता है कि सैल्मन जंगली पैदावार है या वो खेती बाड़ी वाली पैदावार है, फार्मिंग वाली पैदावार है। उसमें जो मौजूद विटामिन डी की मकदार है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। औसतन जो समुद्री पानी यानी जंगली जो पैदावार है उसमें सैल्मन में उसमें ज़्यादा विटामिन डी होता है। और तो विटामिन डी का जो मकदार है ये सैल्मन फ़िश के अंदर वो इस बात पर डिपेंड करती है कि सैल्मन कहाँ से कैच की गई है, उसका शिकार कहाँ से किया गया है। अगर सैल्मन को शिकार किया गया है समुंदर से तो उसमें ज़्यादा सैल्मन वो होगा विटामिन डी, और अगर वो काश्त की गई है फार्म में तो फिर उसमें कम विटामिन डी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बाल्टिक एरिया के जो सी है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि 556 से 924 यूनिट विटामिन डी उसी 1 आउंस ऑफ फ़िश में मिल सकते हैं, जो कि आमतौर पे आपको 526 मिल रहे हैं। तो ये एक एरिया बहुत बड़ा रिच है विटामिन डी के अंदर। कॉड लिवर ऑयल एक बड़ी अच्छी सोर्स है और हम सब जानते हैं कि इट्स अ पॉपुलर सप्लीमेंट। अगर आप मछली पसंद नहीं करते
तो आप कॉड लिवर ऑयल लेना चाहते हैं तो वो एक ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे तरीके जो ग़िज़ा हैं उससे लेना कॉड लिवर ऑयल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तकरीबन 450 यूनिट्स जो है वो 4.9 ml यानी 1 चम्मच चाय का जो है उसके अंदर ये कॉड लिवर ऑयल होता है, और ये हमारी तकरीबन 50 से ज़्यादा % ज़रूरत जो है वो दिन की एक उससे पूरी हो जाती है। और तकरीबन ये है कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया और सोराइसिस और ट्यूबरकुलोसिस को जो इलाज है उसके लिए काफ़ी अर्से से ये जो कॉड लिवर ऑयल है इसका यूज़ भी किया जा रहा है। तो सिर्फ एक चाय का चमचा 4.9 ml उसके अंदर 1350 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए भी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसका लेवल बढ़ के बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी ज़्यादती बहुत ख़तरनाक है। तो ये आपको चाहिए कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कॉड लिवर ऑयल या किसी दूसरे सप्लीमेंट के साथ जो विटामिन ए है उसकी सतह जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बड़ा अच्छा सोर्स है ये कॉड लिवर ऑयल, वो जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो मैं अपनी पहली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में कोलेस्ट्रॉल कम करने में बड़ा मुआविन साबित हो सकता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं कि जो एग योक होती है, अंडे की जर्दी, उसके अंदर भी अच्छा खासा विटामिन डी हैरत अंगेज़ तौर पे होता है, और ख़ाली मछली उसका सोर्स नहीं है। अंडे में जो प्रोटीन है वो ज़्यादातर सफ़ेदी में पाया जाता है, और चर्बी और विटामिन और मादनियात जो हैं वो उसके जर्दी में होती हैं। एक बड़ा अंडा अगर आप लें उसकी जर्दी में तकरीबन 37 यूनिट्स 37 यूनिट विटामिन डी के होते हैं, जो कि तकरीबन हमारी बॉडी का जो डेली अलाउंस है उसका 5% वो हिस्सा बनता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अंडे की जर्दी में विटामिन डी की जो मौजूदगी है उस पर असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्रास फेड होती है चिकन, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि ये ख़ुद खाना पीना अपना कर रही है आम एनवायरनमेंट में, उसके अंदर विटामिन डी ज़्यादा होता है। और अगर ब्रॉयलर है जिस तरीके से फार्म में प्रोड्यूस की गई है, जो कि स्पेसिफ़िक फीड के साथ मछली बनी है, जो चिकन बना है, तो उसके अंदर वो एग जो है वो उसके अंदर उतनी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इतनी लेवल नहीं मिलेगा विटामिन डी का जो कि हम चाहते हैं। इसी तरीके से अच्छा, दूसरा वो जो मुर्गियाँ बाहर घूमेंगी उनके अंदर सूरज की जो शुआएँ हैं वो भी वो ज़्यादा लेंगी, तो उसमें विटामिन डी उनके अंदर ज़्यादा बनेगा। तो पैस्चर रेज्ड इसको चिकन कहते हैं, जो ख़ुद से आप बाहर घूम फिर के और घास वास चर के वो जो उनके एग्स होते हैं उसके अंदर ये। दूसरा ये कि जिनको विटामिन डी एनरिच्ड फीड दी जाती है, जो जैसी फीड जिन मुर्गियों को खिलाई जाती है बड़े करने के दौरान, जिनमें विटामिन डी ज़्यादा है, तो 100 ग्राम जो योक है अंडे की, उसके अंदर आपको तकरीबन 34,000 से भी ज़्यादा यूनिट जो है वो विटामिन डी मिल सकते हैं, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी की। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो मशरूम्स हैं, खुम्बी मशरूम्स के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये विटामिन डी की मौजूदगी, और ये एक बड़ी अच्छी ऐसी नॉन एनिमल सोर्स है, यानी ऐसे लोगों के लिए बड़ी करामत हो सकती है जो कि गोश्त नहीं खाना चाहते। लेकिन मशरूम्स के अंदर ये है कि विटामिन D2 उनके अंदर पैदा होता है, जो कि ज़रा कम इम्पॉर्टेंट फॉर्म है बनिस्बत विटामिन D3 के, जो कि D3 ज़्यादा अहम है, लेकिन बहरहाल लेवल उससे भी बढ़ता है। तो 2 किस्म की जो मशरूम्स हैं वो अहम है, एक होती हैं मोरेल्स, एक होती हैं क्रेमिनी। दोनों के अंदर अगर 1 कप मशरूम होगा मोरेल का, तो उसमें 136 यूनिट्स विटामिन डी के आपको मिलेंगे, जो कि तकरीबन हमारी 17% रिक्वायरमेंट है बॉडी की। और अगर 1 कप क्रेमिनी मशरूम होगा तो उसके अंदर तकरीबन जो कि वो एक्सपोज होता है सनलाइट को, तो उसमें तकरीबन 1110 यूनिट विटामिन डी है, जो कि तकरीबन हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे भी वो ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। आगे बढ़ते हैं, गाय के दूध के बारे में बात करते हैं। गाय का दूध एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर वक्त अवेलेबल है। विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड के ज़िक्र में ये जानना अहम है कि विटामिन डी के कुदरती ज़राए थोड़े से महदूद हैं। ख़ासतौर पर अगर आप सब्ज़ी खाते हैं सिर्फ, या फिर आपको मछली पसंद नहीं है, तो खुशकिस्मती से कुछ खाने की मसनूआत जो कुदरती तौर पे हमारे पास मौजूद हैं, उनमें विटामिन डी अगर नहीं है तो तजारती बुनियादों पर विटामिन डी फोर्टिफिकेशन कर दी जाती है, शामिल कर दिया जाता है विटामिन डी को,
गाय का दूध कुदरती तौर पे बहुत से ग़िज़ाई अज्जा उसके अंदर शामिल हैं, बशमूल कैल्शियम, फास्फोरस और राइबोफ्लेविन के, और उसमें आजकल फोर्टिफिकेशन की जाती है विटामिन डी की। तो अमेरिका में अगर 1 कप फोर्टिफाइड मिल्क आप यूज़ कर रहे हैं तो 115 यूनिट विटामिन डी पर कप, यानी 230-35 ml का जो कप है उसके अंदर आपको 115 यूनिट्स विटामिन डी के मिलेंगे, जो तकरीबन 10-15% आपकी डाइट जो डेली डाइट है उसको वो कवर करता है। इसी तरीके से सोया मिल्क के बारे में बात करते हैं कि ये भी एक अहम प्रोडक्ट है, क्योंकि विटामिन डी 3 जो है वो सिर्फ जानवरों में की मसनूआत में पाया जाता है, इसलिए जो सब्ज़ी खाने वाले अफराद हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से पौधों पर मबनी दूध जो है उसके मुतबादिल में, जैसे सोया दूध होता है, उसको अक्सर विटामिन डी के साथ फोर्टिफाइड किया जाता है और उसके साथ जो दीगर ग़िज़ाई अज्जा हैं वो भी शामिल किए जाते हैं, जो आमतौर पे उनकी जो गाय के दूध में मौजूद होते हैं वही अज्जा इसमें भी शामिल किए जाते हैं। तो ब्रांड के लिहाज से उसकी जो मकदार है मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जनरली 1 कप अगर सोया मिल्क है 237 ml का, उसमें 100 से 120 यूनिट ऑफ विटामिन डी जो है वो आप ले सकते हैं अमूमी तौर पे, जो कि एक अच्छा लेवल है। लैक्टोज़ की एलर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में तकरीबन 65% लोगों को लैक्टोज़ एलर्जी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, और उसमें से तकरीबन 2% लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें मिल्क की एलर्जी भी होती है। तो कुछ कंपनीज़ ऑरेंज जूस को फोर्टिफाई करती हैं विटामिन डी के साथ, और कुछ कैल्शियम भी उसमें ऐड करती हैं, ताकि वो आप नाश्ते के तौर पे 1 कप अगर आप ले लेते हैं 237 ml ऑफ फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस, तो उसके साथ क्या होता है कि 100 यूनिट तकरीबन विटामिन डी जो है वो आपको मिल जाता है, तो कि 10-12% आपकी डेली अलाउंस है वो उससे कवर हो जाता है। तो ये जो जिन लैक्टोज इंटॉलरेंस लोग हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि वो ऑरेंज जूस से, जो फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस है उसको यूज़ करते हुए विटामिन डी लेवल वो अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आपकी शुगर ज़्यादा है और आप ऑरेंज जूस लेते हैं तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अगर आप लो शुगर को कम करने के लिए ऑरेंज जूस ले रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है, ईजी है। विटामिन डी का इस्तेमाल जो है वो ये अहम नहीं है कि वो आप स्प्रे में ले रहे हैं, वो गोली में खा रहे हैं, वो कोई लिक्विड की सूरत में ले रहे हैं। उस विटामिन डी की शक्ल जो उसमें मौजूद है वो अहम है, जो D3 होनी चाहिए। तो ऐसे सप्लीमेंट्स आपको चाहिए जो तलाश करें जिनमें विटामिन D3 की अच्छी डोज मौजूद हो, और अगर प्लांट बेस्ड हैं तो विटामिन D2 आपको मिल सकता है, जो खमीर या मशरूम से आप हासिल कर सकते हैं। और बेहतर यह है कि विटामिन डी को आप ऐसे वक्त में लें जब आप दूसरा खाना को साथ खा रहे हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से जज्ब हो सके, और वो चिकनाई वाले खाने ज़्यादा इसके साथ जो है वो अच्छे होते हैं। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है सबके लिए जानना कि अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहते हैं और आपको लेवल मालूम नहीं है, तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अगर आपका लेवल पहले से नॉर्मल है, अगर आप हैवी डोज में विटामिन डी ले लेते हैं तो एक आध दफ़ा तो लिया जा सकता है, लेकिन बहरहाल नेक्स्ट टाइम के लिए आप बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर से रुजू करें और एक विटामिन डी का टेस्ट करवा लें, ताकि डॉक्टर आपकी डोज कैलकुलेट करके बता दें कि भाई आपको कितना लेवल चाहिए और उस लेवल के लिए कितनी डोज इनिशियली चाहिए, और बाद में मेंटेनेंस के लिए आपको कितनी डोज चाहिए। तो ये आज की गुजारिशात थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अगर आप केयर करते हैं किसी के लिए तो उससे शेयर ज़रूर कीजिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स मुझे दीजिए, अपनी राय का इजहार करें, अपने सजेशंस का इजहार कीजिए कि किन मौज़ूआत पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं। मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहूं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती रहे, इसमें हम सबका फ़ायदा है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।